गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पशुओं की पहचान के लिए चिन्हित करना, यानी पशुओं को अपनी अपनी, जैसे पशुपालक है, कोई भेड़ पालक है, बकरी पालक है, वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को चिन्हित करते हैं। यानी दूसरे जो पशुपालक है उनके साथ है, उनके भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय भैंस हैं, तो वो आपस में मिल न सकें, या मिल जाए तो उनको अलग से पहचानने की जो विधि होती है उसको चिन्ह लगा दिया जाता है, उसको चिन्हित कहते हैं। पशुओं के कुछ प्रमुख अंगों पर अस्थायी या स्थायी चिन्ह अथवा अंक डालने की क्रिया को ही चिन्हित करना कहते हैं। पुटिंग मार्क्स और नंबर ऑन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी इज नोन एज मार्किंग ऑफ एनिमल्स। चिन्हित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पशुओं को चिन्हित करने की आवश्यकता इन निम्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। बड़े बड़े मेले में एक मालिक के पशुओं को दूसरे मालिक के पशुओं से पहचान के लिए, जैसे कि भेड़, गधे आदि के झुंड के लिए किया जाता है। यानी चिन्हित क्यों करते हैं कि एक मालिक के पशु दूसरे मालिक के पशु के साथ मिल जाए तो उनको अलग करने के लिए, यानी जो झुंड होता है वो मिल जाने के बाद उनको अलग करने के लिए चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे भेड़ पालक है, वो क्या करते हैं, रंग लगाकर अलग अलग, जैसे किसी नीला, पीला, हरा, ऐसे रंग लगाकर, और अलग अलग स्थान होता है उनका, रंग लगाने का भी स्थान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उस आधार पे वो अपने झुंड के पशुओं को पहचानते हैं। पशुओं के पंजीकरण के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। पशुओं की झुंड में व्यक्तिगत पहचान के लिए, यानी जो झुंड है उसमें जो अलग अलग मालिक है, व्यक्तित्व के आधार पर, मतलब अलग अलग व्यक्ति के जो पशु हैं उनको अलग करने के लिए भी चिन्हित किया जाता है। पशुओं से संबंधित होने वाले परीक्षण के लिए उनको विभिन्न वर्गों के विभाजन करने पर पहचान के लिए, यानी उनके जो पशु हैं उनका परीक्षण करने के लिए भी उनको, या अलग अलग वर्गों में, क्लास में डिवाइडेड करने के लिए भी उनको चिन्हित किया जाता है। वंशावली तैयार करने के लिए, यानी एक वंश की जो गाय है उसकी बछड़ियाँ जितनी भी है वो एक वंशावली हो गया, उसको रिकॉर्ड बनाने के लिए भी चिन्हित किया जाता है। यानी किसी गाय के टैटूइंग या फिर दाग लगाकर ब्रांडिंग करके भी उनको अलग किया जाता है। फिर है चिन्हित करने का समय। पहचान के लिए पशु किसी भी समय, किसी भी आयु में चिन्हित किए जा सकते हैं, परंतु इस कार्य के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त समय पशु की कम आयु या युवा अवस्था से पहले ही चिन्हित करवा देना चाहिए। अब उसके बाद आता है पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ मार्किंग एनिमल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। पहचान के लिए पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ। इसमें फर्स्ट विधि है विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा बाय पेंटिंग, बाय ब्रांडिंग, बाय टैगिंग, बाय टैटूइंग, बाय नोचिंग एंड पंचिंग। अब इनमें क्या होता है, रंगों के द्वारा मैंने पहले बताया था, अभी अलग अलग रंगों से उनको चिन्हित किया जाता है। जैसे भेड़ों का झुंड है तो उनके अंदर अलग अलग जो पशुपालक है या जो मालिक है वो अलग रंग का प्रयोग करते हैं, तथा स्थान भी उनका अलग अलग होता है। जैसे किसी ने सिर पे कर दिया, किसी ने मुंह पे कर दिया, किसी ने कमर पे कर दिया, किसी ने पीठ पे कर दिया, इस प्रकार, या किसी ने पूंछ के ऊपर कलर कर दिया। ये अलग अलग इनकी पहचानने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है।
फिर पशुओं को दाग कर यानी ब्रांडिंग। इसमें क्या करते हैं, किसी गर्म लोहे की छड़ को गर्म करके फिर उसके द्वारा दागा जाता है, यानी किसी पीठ पे या पैर पे या गर्दन पे, इस प्रकार से ब्रांडिंग की जाती है। आपने देखा होगा जो राठी गाय के जो झुंड होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की ब्रांडिंग की हुई होती है। फिर उसके बाद आता है छल्ला डालकर यानी बाइट टैगिंग। इसमें क्या करते हैं, ये भी आपने देखा होगा, जैसे पशु जनगणना होती है तो क्या करते हैं, पशुओं के कान के अंदर पीले रंग की जो प्लेट यानी छल्ला डाला जाता है, टैग लगाया जाता है, कान के अंदर छेद करके उसको पंच कर दिया जाता है यानी फिक्स कर दिया जाता है, वो कभी नहीं निकलता है फिर। तो ये भी एक टैगिंग यानी छल्ला डालकर पहचान करने की विधि हो गई। फिर गुदवा कर यानी बाई टैटूइंग। टैटू के बारे में अभी आपने सुना होगा, टैटू कैसे बनता है, तो वो एक मशीन या तो विद्युत चलित मशीन होती है या फिर ऑटोमेटिक चलित मशीन होती है, उससे गोद कर फिर उसमें जो टैटूइंग कलर या रंग होता है उसको डालकर छोड़ देते हैं। तो वो जो टैटूइंग कलर होता है वो उसके अंदर अपना रंग छोड़ देता है और बाद में वह कभी न मिटने वाला दाग बन जाता है, यानी ये हो गया गुदवाना। फिर उसके बाद है अंग काट कर या छेद कर। यह ज़्यादातर भेड़ और सूरों में किया जाता है, यानी उनके कान को काट कर, कान के 1, 2 या 3 कट लगाकर, पूंछ काट कर आदि तरीके से उनको पहचानने के लिए झुंड से अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे शरीर पर रंग लगाकर बाय पेंटिंग, पेंटिंग के आधार पर कैसे कहते हैं, पशुओं की पहचान करने के लिए, चिन्हित करने की यह विधि बड़े बड़े झुंड की पहचान के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में अनेक प्रकार के रंग या पेंट का प्रयोग किया जाता है। भेड़, गधों आदि में एक झुंड वह एक ही मालिक के पशु की पहचान के लिए एक ही प्रकार का रंग इन पशुओं के शरीर पर लगा दिया जाता है, यानी जो एक मालिक है उसके सारे पशुओं को एक निश्चित स्थान पर एक समान रंग का प्रयोग किया जाता है। शरीर पर रंग लगाने का स्थान भी एक झुंड में एक सा होता है। ये हो गया रंग लगाकर जो पहचानने की विधि है। उसमें लाभ क्या है, आसान एवं कम समय लेता है। यह विधि सस्ती है क्योंकि किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हानियाँ क्या है, एक झुंड से दूसरे झुंड को पहचाना जा सकता है परंतु किसी झुंड के विशेष पशुओं को नहीं पहचान सकते हैं, यानी जैसे भेड़ एक समान सी दिखाई देती है या उनके जो कलर है, कभी किसी मालिक का जो कलर लगाया है उसने वही कलर किसी दूसरे मालिक ने उसी स्थान पे लगा दिया तो उसमें परेशानी होती है। फिर दूसरा आता है पशुओं को दागना यानी ब्रांडिंग करना। इस विधि में किसी चिन्ह अथवा नंबर को सीधे पशु के शरीर पर लगाते हैं, यानी लोहे की आकृति बना ली जाती है अंकों वाली या किसी नंबर के आधार पर उनको बना लिया जाता है। लोहे की छड़ को नंबरों के आधार पर बना लिया जाता है। फिर उसके बाद उन नंबरों, इस प्रकार के चिन्हित पशु काफ़ी दूरी से पहचाने जा सकते हैं, यानी जो इनका जो ब्रांड होगा यानी जो दागा होगा, जो लोहे की छड़ से निशान बनाया होगा, वो क्या होगा, दूर से ही दिखाई दे जाता है क्योंकि वो बड़ा होता है। इस प्रकार से चिन्हित पशु काफ़ी दूर से पहचाने जा सकते हैं। अर्थात चिन्ह या अंक अच्छी तरह से पशु के शरीर पर दूर से दिखाई पड़ते हैं। यह विधि 2 प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, कोल्ड ब्रांडिंग और हॉट ब्रांडिंग, यानी ठंडी विधि और गर्म दागने की विधि। इस जो ठंडी विधि है उसमें क्या करते हैं, इस विधि में अंक शरीर पर डालने के लिए उन्हें रासायनिक पदार्थ जैसे ब्रांडलक्स, ब्रांडेम ऑयल इत्यादि में डुबोकर पशु की जांघ पर लगा देते हैं। यह चिन्ह स्थायी हो जाता है, यानी केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो चमड़ी को जलाकर या अपना निशान छोड़ता है। फिर उसके बाद आता है गर्म दागना, हॉट ब्रांडिंग। तो विभिन्न चिन्ह अथवा अंक लोहे के बने होते हैं जो कि एक लंबी छड़ में
चिपके रहते हैं, यानी जो उनका जॉइंट होता है लंबी छड़ के साथ अंकों का जॉइंट होता है। इन नंबरों को ब्रांडिंग नंबर आग में लाल कर पशु के विभिन्न अंगों जैसे जांग है, सींग, खुर आदि पर लगा देते हैं। सींग और खुर पर चिन्हित करने वाले लोहे के नंबर आकृति में छोटे होते हैं। जब लाल तपते गर्म लोहे के नंबर को पशु की जांघ पर लगाया जाता है तो उस स्थान पर चमड़ी बालों की जड़ तक झुलस जाती है, यानी जल जाती है। इस प्रकार उस स्थान पर बाल रहित स्थान चिन्ह या अंक बन जाता है। यह बड़े पशुओं के लिए जैसे गाय, भैंस, घोड़े, गधों, ऊंट के लिए अच्छा रहता है। जो गर्म दागने की जो विधि है, ये आपका वो यंत्र हो गया दागने का, जो दागने का नंबर जैसे इसमें 9 या 6 बना रखा है। इस विधि से प्रत्येक पशु की पहचान की जा सकती है। ये इसके लाभ हो गए। उसके बाद आता है पशु शरीर पर चिन्ह मरणोपरांत तक, यानी मरने के बाद तक भी रहता है। हानि क्या है? यह पशु के साथ अत्याचारी कार्य है, यानी जब गर्म दागा जाता है या केमिकल से दागा जाता है उससे दर्द अधिक होता है। यानी जब चमड़ी झुलसती है सजीव की तो उसमें क्या होता है, जो एक अत्याचारी व्यक्ति हो, किसे बोलते हैं अपन, जो पशुओं को जो जीवित है उनके साथ मारपीट करता है या कोई दागता है या उनके जो शरीर अंगों को काटता है तो उनको अत्याचारी बोला जाता है। फिर उसके बाद दूसरी हानि है नंबर डालने में लापरवाही से गलत नंबर जैसे 6 के स्थान पर 9 हो जाता है, जो फिर ठीक नहीं किया जा सकता। यानी एक बार ब्रांडिंग होने के बाद उसको सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो चमड़ी झुलस गई। अब वो निशान जो है वो मरने तक रहता है। तो इस प्रकार जो निशान अगर कोई चिन्ह गलत हो गया है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आता है छल्ला बांधना, यानी टैगिंग करना। इसमें क्या करते हैं, धातु के बने हुए छल्ले जिन पर चिन्ह अथवा नंबर अंकित होते हैं पशु के विभिन्न अंगों में लगाए जाते हैं। ये गर्दन, कान तथा पूंछों के छल्ले जैसे नेक पर, ईयर पर और टेल टैग इत्यादि प्रकार के होते हैं। भेड़, बकरियों, मुर्गियों आदि में ये प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके लाभ क्या है? स्थायी रूप से लगाए जा सकते हैं, समय कम तथा सरल तरीका है। छल्ले या पत्ती पर लिखे अंक या चिन्ह पास से ही दिखाई दे सकते हैं, दूर से पशु का नंबर नहीं पहचाना जा सकता है। ये इसकी क्या हो गई, हानि हो गई। फिर उसके बाद आता है गोदना। टैटूइंग के अंदर क्या करते हैं, इस विधि में एक यंत्र जो क्या बोलते हैं उसको टैटूइंग मशीन की सहायता से पशु कान के बाह्य भाग पर अंदर की ओर या तो कान के बाहर की साइड या कान के अंदर की साइड या पूंछ की जड़ में चिन्हित करते हैं। यह मशीन हाथ से चलने वाली या विद्युत से चलने वाली होती है। अंक या नंबर गोदने के बाद एक स्याही यानी टैटूइंग जो इंक है वो लगा देते हैं। यह चमड़ी में प्रेस कर जाती है। इस प्रकार गोदे हुए अंक अथवा चिन्ह स्थायी रूप से दिखाई देते हैं। गाय भैंसों में प्रयोग किया जाता है, यानी जो टैटूइंग मशीन है उससे जो शरीर की जो चमड़ी है उसको गोदा जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, जो टैटूइंग इंक है उसका प्रयोग करते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो टैटूइंग इंक है वो उस घाव या जो गोदा हुआ जो भाग है उसमें क्या होता है, प्रवेश कर जाती है और वो है लंबे समय तक बनी रहती है, यानी वो वापस मिटता नहीं है। यानी इसके बाद आता है लाभ। कम समय लगता है, आसान विधि है, व्यय कम होता है। हानि क्या है, पशु को मशीन से गोदने पर कुछ कष्ट होता है, यानी जब उसकी चमड़ी को गोदेंगे तो उसको दर्द होगा। चिन्ह अथवा अंक दूरी से नहीं देखे जा सकते हैं।
इसमें ये क्या होगी, हानि हो गई। फिर उसके बाद आता है 5 नंबर, उसमें क्या करते हैं, कान काटना या छेद करना। तो किन्हीं कारणों द्वारा उपरोक्त वर्णित विधियों द्वारा यदि पशु का चिन्हित करना असंभव या कठिन होता है तो चिन्हित करने की यह विधि अपनाई जाती है। यानी जो ऊपर अपन जो वर्णन किया है 4 जो विधियाँ हैं वो अगर अपन नहीं कर सकते हैं तो फिर इस विधि का सहारा लेते हैं। तो चिन्हित करने की यह विधि अपनाई जाती है। यानी जो ऊपर वाली निम्नलिखित जो ऊपर लिखित थी उन विधियों का अपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। बाह्य कान के विशिष्ट भाग को नोचिंग या पंचिंग मशीन द्वारा, नोचिंग और पंचिंग मशीन द्वारा काटकर छेद किया जाता है। यह विधि युवा अवस्था में ही अपनाई जाती है। लाभ, यह विधि सस्ती, सरल एवं कम समय लेने वाली है। व्यक्तिगत पशु आसानी से पहचाना जा सकता है। हानि क्या है, कान पर बने नोच एवं होल्स के कारण पशु की सुंदरता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जब किसी को कान काट देते हैं अपन तो उसकी जो सौंदर्यता थी, प्राकृतिक सौंदर्यता थी, वो नष्ट हो जाती है। यानी जो पूंछ काट दिया या कान काट दिया, उसमें छेद कर दिया तो उसकी जो सुंदरता है वो कम हो जाती है इस विधि के अंदर। लेकिन जो टैटूइंग है या टैगिंग है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आता है पशुओं का सर्दियों में उचित रख रखाव। तो सर्दियों में उचित रख रखाव कैसे करते हैं, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें पशुपालन एक महत्वपूर्ण अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक मजदूरी या महिलाओं द्वारा किया जाता है उनकी पशुपालन के संबंध में उचित जानकारी नहीं होती है। यानी पशुओं को रख रखाव की आधुनिक उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का उनको पता नहीं होता है और जो पशुओं की उत्पादन क्षमता है में वृद्धि होने के साथ साथ बीमारियों से भी बचाव होता है। यानी वैज्ञानिक तरीकों या आधुनिक तरीकों से उनका रख रखाव करेंगे तो उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। तो पशुओं की सर्दियों में देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है। सर्दियों में पशुओं के उचित रख रखाव के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें पहला क्या है, पशुओं को ठंड शीत लहर से बचाना चाहिए। पशुओं को सुबह के समय ऐसी जगह बांधें जहां अधिक समय तक धूप लगे तथा रात को पशुओं को पशुघर में रखना चाहिए। खिड़की दरवाज़ों को टाट के पर्दों से ढकना चाहिए। पशु घर की बिछावन जो पुआल है हमेशा साफ एवं सूखी होनी चाहिए। बिछावन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। पशुओं के लिए पशुघर की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे पशुओं को कंबल या टाट से ढक देना चाहिए तथा उनको वृक्षों के नीचे बांधना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो पशुशाला बनाई होती है या पशु घर बनाया होता है सर्दियों में उनको उनके अंदर बांध देते हैं और जो आगे गेट होता है उनके ऊपर पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि जो शीतलहर या ठंडी हवा आती है वो उससे कमरे के अंदर या पशुशाला के अंदर प्रवेश न करें। इससे क्या होता है, उनको ठंड नहीं लगती है। और जो बिछावन होती है उसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए क्योंकि जो गिल्ली बिछावन होगी वो हवा लगते ही ठंडी होगी। फिर दूसरा इसमें है, सर्दियों में पशुओं में सबसे अधिक निमोनिया रोग होता है। यानी जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार है वो हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पशुओं की छाती पर तारपीन के तेल की मालिश करें तथा सौंठ अजवाइन प्रत्येक 30 ग्राम, मेथी 60 ग्राम, चाय पत्ती 10 ग्राम तथा गुड़ 500 ग्राम को चाय बनाकर दिन में 2 बार देनी चाहिए तथा रोग के नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर कैट कफ दवा का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो सर्दी लगने के कारण जो कफ जम गया है उनके फेफड़ों के अंदर उसको निकालने के लिए कैट कफ दवा का प्रयोग करते हैं। सर्दियों में पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोग जैसे खुरपक्का मुंह पक्का से बचाव के लिए समय से टीका लगवा लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, सर्दियों में भैंस अधिकांशतः मध्य यानी हीट के अंदर आती है। इसकी उचित समय पर जो भैंसा या जो
प्रजनक सांड होता है से या भिन्न करवाएं तथा जो पशु ब्याते हैं उन पशु का सारा दूध एक साथ नहीं निकालें। 3-4 दिन तक थोड़ा दूध छोड़ें। ब्याने के बाद 3-4 दिन तक रिप्लेंटा या यूट्रोटीन का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो ये दवाई है इनका प्रयोग करना चाहिए। इससे पशु सही समय पर जेर डाल देता है तथा गर्भाशय की सफाई भी हो जाती है। तो यानी रिप्लेंटा और यूट्रोटीन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब जेर होती है, जो प्लेसेंटा होती है पशुओं की, वो अच्छे तरीके से बाहर निकल जाए और जो गर्भाशय है वो साफ हो जाए, ताकि अगले जो गर्भ धारण करेगी उसमें कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद आता है सर्दियों में नवजात व छोटे पशुओं को क्या कहता है, विशेषकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में निमोनिया, मूत्र समस्या, सफेद दस्त, सूंड का पकना इत्यादि समस्याएं हो जाती है। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए और संतुलित आहार में 40 से 50 ग्राम खनिज लवण मिश्रण तथा 20 से 25 ग्राम नमक का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। पशुओं के दाने मिश्रण में अनाज, खल, चोकर, चूरी, छिलका का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पशुओं को सड़े गले, दूषित चारे, दाने या ओस से भीगी घास नहीं खिलानी चाहिए। पशुओं को बरसीम का हरा चारा देते समय ध्यान रखें कि उनके साथ भूसा पुआल अवश्य प्रयोग करें। पशुओं की आहार में अव्यवस्था से आफरा रोग हो जाता है। आफरा रोग में 50 ml तारपीन के तेल में 500 ml सरसों का तेल मिलाकर नाक में भी डालना लाभप्रद रहता है। फिर उसके बाद आता है पशुओं का उक्त दवाई देते समय पशु चिकित्सक से परामर्श करें तथा आफरा जो रोग है उससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर 40 ग्राम टिम्पोल गुनगुने पानी में अलसी के तेल में मिलाकर पिलाना चाहिए, यानी इससे आफरा जो है वो कम हो जाती है। तो आफरे के अंदर क्या होता है, गैस भर जाती है, यानी जब बरसीम यानी जो दलहनी फसल है उसको अधिक खा लेने से जो प्रोटीन है वह टूटती है जब पाचन तंत्र के अंदर, तब उसमें से अमोनिया गैस निकलती है, यानी तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है, नाइट्रोजन के कारण ही होता है। और जो प्रोटीन टूटते हैं वो एमिनो अम्ल बनाते हैं और एमिनो अम्ल अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार उनमें गैस बढ़ जाती है और वो बाहर नहीं निकलती है। तो उसको बाहर निकालने के लिए 40 ग्राम टिम्पोल गुनगुने पानी में अलसी के तेल के साथ पिलाते हैं। पशुओं को ऐन संबंधी समस्याओं जैसे थनैला रोग से बचाव के लिए दूध हमेशा पूर्ण हस्त दोहन से निकालना चाहिए तथा दूध दूहने से पहले थनों को लाल दवा के घोल में धो लेना चाहिए। पशुओं को पीने के लिए पर्याप्त ताज़ी स्वच्छ जल का प्रबंधन करना चाहिए। और पशुओं को जो बाह्य परजीवी है, जूं, चींचड़ी, मक्खी है, कलीली, मच्छर है का प्रकोप हो जाता है, जिनके कारण अनेक रोग फैल सकते हैं। अतः परजीवी के पशुओं को मुक्त रखने के लिए पेस्टोवेन दवा का प्रयोग करना चाहिए तथा पशुघर एवं नालियों को फिनाइल कीटाणुनाशक से नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। पशुओं में आंतरिक परजीवी, पेट के कीड़े, यकृत से मुक्त करने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर कृमिनाशक दवाई का नियमित अंतराल पर प्रयोग करना चाहिए और वयस्क पशुओं को प्रत्येक 6 माह बाद कृमिनाशक दवाई देनी चाहिए। तो ये हो गया पशुओं की जो मैनेजमेंट है, यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी है या उनके जो भोजन की व्यवस्था है, तो उनकी केयर एंड मैनेजमेंट का जो आपका टॉपिक था उसके अंदर ये सारे आ गए। जैसे बुल को कैसे रखना है, या जो भेड़, बकरियां, गाय हैं उनको उनकी पशुशाला कैसी होनी चाहिए, उनको सर्दियों में कैसे बचाव करना चाहिए, या जो टैगिंग करने की जो विधियाँ बताई है वो हो गई। फिर उसके बाद इनको बधियाकरण करना है, तो बधियाकरण करने की कौन कौन सी विधियाँ जो काम में ली जाती है, या सींग रोधन के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती हैं, और सींग रोधन के लाभ व हानियाँ क्या है। और उसके बाद बताया था सांड के नाक में छल्ला डालना, छल्ला क्यों डालते हैं, प्रजनन वाले सांड के लिए कौन सा आहार होना चाहिए, तो इस बारे में अपन ने अध्ययन किया था। धन्यवाद।